ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट। कल हमने जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े थे। एगोनिस्ट की मैंने कल बताया था कि एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागनिस्ट क्या होते हैं। जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं वो आपके फुल एगोनिस्ट होते हैं, जो फुल टाइम सपोर्ट करते हैं वो आपके फुल एगोनिस्ट होते हैं। जो आपको कभी सपोर्ट करेंगे, कभी आपको जो है दरमियान में छोड़ देंगे, वो आपको पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। कभी सपोर्ट कर रहे हैं, कभी अपोज कर रहे हैं। जो आपके इनवर्सली काम करते हैं, टोटली आपको अपोज करते हैं, वो आपके इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं। जो एंटागनिस्ट होते हैं वो एक तरह से वो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो बस आके काम ब्लॉक कर देते हैं, ना कुछ आपके लिए अच्छा करते हैं ना कुछ आपके लिए बुरा करते हैं। बस उनकी एक जगह होती है, वहां पे वो आके बैठे हैं। ठीक है, तो ये एंटागनिस्ट का काम होता है। ये हमारे पास आ जाते हैं कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट। कोलिनर्जिक अगेन वही बात, कोलिनर्जिक्स में हमें क्या याद आना चाहिए? सबसे पहली चीज कि एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर मिनिक क्या बनती है। आप लोगों ने जो दो क्लासिफिकेशन इसमें मेनली पढ़ी हुई है, मस्कुरेनिक और निकोटेनिक के लिहाज से। हमने कहा एक हमारे पास मस्कुरेनिक रिसेप्टर था, एक निकोटेनिक रिसेप्टर था। किस बेस पे डिवाइड किया था? एसिटाइलकोलिन तो दोनों पे लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक और तरह के एक मस्कुरीन था, हमने कहा था अल्कलॉइड है, वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता था, तो हमने कह दिया वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर है। निकोटीन जो है वो हमारे पास निकोटीनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता था, तो हमने कह दिया वो निकोटीनिक रिसेप्टर है। ठीक है, फिर हमने फर्दर इसकी डिवीजन की थी M1 M2 M3 M4 M5 में। निकोटीनिक पे हमने जो है फर्दर रिसेप्टर्स NN और NM कर दिए थे। जस्ट अ क्विक रिव्यू ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम लोगों ने पीछे बात क्या की। ठीक है, अच्छा नीचे क्लासिफिकेशन में देखो तो उससे सबसे पहले एक M1 सिलेक्टिव का हुआ है। मैंने आप लोग पढ़ाते हुए साथ साथ ये चीजें बताई थी कि नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब होता है और सिलेक्टिव का क्या मतलब होता है। if they are mentioning here as that is कि it is a non selective drug, इसका मतलब है कि ये जो नाम नीचे लिखा हुआ है मतलब एट्रोपिन, ये ड्रग M1 M2 M3 M4 M5 पांचों जो आपके रिसेप्टर हैं मस्कुरेनिक सब पे इक्वली एक्ट करेगी। अगर आप किसी को एट्रोपिन देते हो तो उसके अंदर जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो इन सारे रिसेप्टर्स आएगा। अब अगर मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि हमारे पास M1 सिलेक्टिव ड्रग है, अगर आप लोगों को याद है कि M1 रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं तो मुझे जल्दी से जो है चैट बॉक्स में लिख के बताओ। M1 रिसेप्टर्स मेनली आपको एक जगह बताए गए हैं, दूसरा मैं आपको भी बता देती हूँ और कहाँ पे होता है। जीआईटी में कहाँ पे? जीआईटी में कहाँ पे? जीआईटी ग्लैंड्स में। यू हैव टू मेंशन क्लियरली भी यहाँ पे होता है और ये ग्लैंड्स पे होता है ज्यादातर। अच्छा, जो आपका लिखा हुआ है ना M1 सिलेक्टिव, इसमें आप इसके नीचे जो एक नाम लिखा हुआ है पायरेनज़ेपिन। पायरेनज़ेपिन जो है हमारे पास समथिंग इट इज रिलेटेड टू द जीआईटी ग्लैंड्स। मतलब अगर आप ये एंटागनिस्ट दोगे तो जो ग्लैंड जीआईटी में प्रेजेंट है उनकी सिक्रीशन कम हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट आपको इसके नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये M1 सिलेक्टिव है। इस तरह याद करोगे आसानी हो जाएगी। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, M1 सिलेक्टिव का मतलब हमें पता चल गया ये कहाँ पे होने चाहिए, जीआईटी ग्लैंड्स में इसका कोई रोल होगा। ठीक है, जीआईटी ग्लैंड्स पे ये है क्या, बेसिकली एंटागनिस्ट है। तो क्या करेगा, जीआईटी ग्लैंड्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा और ग्लैंड्स की सिक्रीशंस कम कर देगा। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो ड्रग है पायरेनज़ेपिन, ये हम एनी हाउ स्टमक के किसी इशू के लिए या फिर हमारे पास एसिडिटी वगैरह अगर किसी को हो रही होगी तो हम उन पेशेंट्स में देते होंगे। ठीक है, अभी तक आपने ड्रग को नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता क्या है, आपने सिर्फ उसमें किस चीज से बता दिया, M1 सिलेक्टिव वाले पार्ट से, और मैकेनिज्म पता था कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है और किस तरह से काम करता है। दैट्स इट। अच्छा, आपकी कैटजन के मुताबिक M1 जो है वो नर्व्स पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपने मेनली जो है वो ज्यादा याद रखना है इसका जीआईटी ग्लैंड्स वाली बात। अच्छा, फिर हमारे पास निकोटिनिक पे आ जाता है। तो हमारे पास एंटी निकोटिनिक में इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में, गैंग्लियन ब्लॉकर्स में, जिसमें हमारे पास हेक्सामिथोनियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्लास आ जाती है, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ट्यूबोकुरारिन आ जाता है, सक्सिनाल्कोलिन कल हमने एक जगह पढ़ा था। तो ये हमारे पास बेसिकली एंटी निकोटिनिक में आ जाते हैं, जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को जाके बेसिकली क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है। कल हमने एक नाम पढ़ा था प्रालिडॉक्साइन। प्रालिडॉक्साइन जो है वो बेसिकली क्या कर रहा था, आपके पास एक रिसेप्टर था, ठीक है, कोलिन एस्ट्रेज, ये आप इस तरह रखो, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये जो एंजाइम था इसकी हम इनहिबिशन करवा रहे थे, किसके साथ,
एक हमारे पास इकोथायोफेट था, उससे इनहिबिशन करवा रहे थे, हमने उसको डिस इनहिबिट करवाया था यूजिंग दिस प्रालिडॉक्सामीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास प्रालिडॉक्सामीन है ये भी एंटी कॉलिनर्जिक के तौर पे एक्ट कर रहा है। दोबारा बता रही हूँ, इकोथायोफेट जो था वो हमारे पास क्या था, कॉलिनर्जिक ड्रग, उसके एक्शन को ओपोज कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कह दिया, एंटी कॉलिनर्जिक। कौन सी क्लास में हम उसको ले गए, कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर क्लास। कैसे रीजनरेटर, वो मैंने आपको कल मैकेनिज्म बता दिया था कि कोलिन एस्ट्रेज के साथ वो जो आके बाइंड करता है, पहले इकोथायोफेट फिर प्रालोडॉक्सामीन जो है वो जाके बाइंड करता है, इकोथायोफेट के साथ बॉन्ड बना के खुद बाहर आ जाता है। लेकिन कब, बिफोर द एजिंग। एजिंग के बाद प्रालोडॉक्साइन जो है हमारे लिए यूजलेस है, वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये तो अभी तक रेपिटेशन वाली चीजें हो गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारे पास आज की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और जो आपको फोरेंसिक में भी काफी देखने को मिलेगी और जो आपको बार बार पूछा भी जाएगा, दैट इज योर एट्रोपिन। ठीक है, एएनएस में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स में से ये एक ड्रग है, एट्रोपिन। अच्छा, आपको ये पौधे नजर आ रहे होंगे, मेरा यहाँ पे पौधे लगाने का क्या मकसद है, मतलब हम फार्मा पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो आपकी एट्रोपिन है, इट इज बेसिकली अ नेचुरल प्रोडक्ट, एक बेलाडोना प्लांट होता है, इट इज बेसिकली अ बेल शेप, ब्यूटीफुल लेडीज के नाम से इसे बेलाडोना जो है इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, ये बेल शेप भी है, उससे भी आप याद रख सकते हो, और दूसरा ब्यूटीफुल लेडी से बेलाडोना बोलते हैं। ये बेलाडोना अल्कलॉइड से एक्सट्रैक्ट किया गया है एट्रोपिन। ठीक है, और ये टर्शरी अमाइन है। ये वाली चीज आपको ज्यादातर या ऑस्पी में बेलाडोना की बार्क वगैरह दिखा देते हैं। ठीक है, वो फोरेंसिक में भी, यहाँ पे भी, फार्मा में भी। ठीक है, जब ऑस्पी वगैरह होती है तो ये उससे रिलेटेड है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि हमारे पास जो एट्रोपिन है, इट हैज अ हाई एफिनिटी फॉर द मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। आपने इसको पढ़ा भी कहाँ पे है, एंटी मस्कुलिनिक के तौर पे पढ़ा है। ठीक है, ये क्या करती है, कम्पिटिटिवली बाइंड करती है टू द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, दो तरह की हो सकती है ना इनहिबिशन, एंटागोनिस्ट हमारे पास कम्पिटिटिव भी हो सकता है, नॉन कम्पिटिटिव भी हो सकता है। सो इट इज बेसिकली एन एमसीक्यू दैट द एट्रोपिन इज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। ये मैंने नीचे याद रखवाने के लिए आपको एट्रोपिन का छोटा सा ये दिखाया है। ये हमारे पास एट्रोपिन है, वो कंपटीशन में विन कर जाता है टू द एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन की जगह पे जाके वो जो है लग जाता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास जो है इसने एक्ट करना है सेंट्रली भी, पैरिफेरली भी। एक चीज जो हमने कल बहुत दफा बात की है, टर्शरी है या क्वाटनरी है। अगर कोई ड्रग आपकी टर्शरी है तो इट कैन इजीली क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसका एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी शो होगा, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी शो होगा। आप जब इसके साइड इफेक्ट्स देखोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इसके सेंट्रल पे कौन से होते हैं और पैरिफेरल पे कौन से होते हैं, मैं आपको उधर बता दूंगी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 4 आवर्स होता है। और कल हमने, अगर आप लोगों को याद है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पढ़ी थी, तो हमने दो ड्रग्स के नाम लिए थे एज ए एंटीडॉट। कौन कौन से थे, मैं क्यों बताऊं, आप लोग बताओ जरा। एक तो कॉमन सेंस की बात है, अगर नहीं भी पता तो। ऑर्गेनोफॉस्फेट की एंटीडॉट जो है वो हमने अभी कल पढ़े थे, तो जल्दी जल्दी बताओ कौन से थे। एट्रोपिन प्लस, एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। प्रालिडोक्साइन। प्रालोडॉक्सिन। अभी जो मैंने पीछे प्रालोडॉक्साइन बताया है, इट इज बेसिकली ये दोनों जो है हम लोग एंटीडॉट के तौर पे यूज करते हैं। प्रालोडॉक्साइन जो है हमारे पास एजिंग से पहले पहले जो है रिवर्सल के तौर पे यूज हो सकता है। अदरवाइज एट्रोपिन इज योर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। एंड प्लीज एवरीवन डू पार्टिसिपेट, सिर्फ एक दो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। इफ आई हैव 17 मेंबर्स हियर, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है, इट इज फॉर योर ईज। मुझे कोई फायदा नहीं होता उनसे पूछ के, आप लोगों को खुद याद रहता है। जो ये चीज एक दफा टाइपिंग में यहाँ पे लिख लोगे फिर आप लोगों को नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू गाइस पार्टिसिपेट इन इट। एंटीडॉट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है। ठीक है, आप ड्रग ऑफ चॉइस कह सकते हो। एंटीडॉट कोई मतलब जिस तरह आपका है किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज बेसिकली एन एंटीडॉट। ठीक है, अच्छा जी। फिर हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ
मस्कुलिनिक ब्लॉकिंग जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं उसमें क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। आपकी जो मिनी कैटन है उसके अंदर इसने इस तरह से एक ब्लॉक बनाया हुआ है, टेबल 8.1 है। इस टेबल में उसने ऑर्गन वाइज जो है इफेक्ट्स बताए हुए हैं मस्कुलिनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के। ठीक है, सबसे पहले हम सीएनएस के देख लेते हैं। तो ये आंटी आपको नजर आ रही है, ठीक है, कितने सुकून से लेटी हुई है। तो इट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ मस्कुलिनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स ऑन द सीएनएस। सीएनएस पे ये क्या करेगी, सिडेशन देगी, सबसे पहली चीज आपके सिडेशन देगी। ठीक है, नंबर 2 आपके पास क्या होता है, ये एंटी मोशन सिकनेस एक्शन देती है। आप कुछ ड्रग्स देखोगे जो मस्कुलिनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं और आप उसे मोशन सिकनेस के पेशेंट्स के अंदर यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट्स हो गए, एक सिडेशन हो गया, दूसरा मोशन सिकनेस एक्शन हो गया। तीसरा जो है कि हमारे पास समटाइम्स पार्किंसंस के जो पेशेंट होते हैं, पार्किंसनिज्म आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास मेनली डोपामीन कम हो जाता है। डोपामीन कम हो रहा है तो हम फिर इसको क्यों दे रहे हैं, इसकी रीजन ये होती है कि आपके जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो दो होते हैं। एक तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन, दूसरा डोपामीन। जब हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर डोपामीन कम हो जाता है तो जो आपको इफेक्ट पार्किंसंस में नजर आते हैं ना, वो एसिटाइलकोलिन के ज्यादा होने की वजह से आते हैं, डोपामीन के कम होने की वजह से नहीं आते। दोबारा बता देती हूँ, हमारे पास दो थे, एक डोपामीन था, डोपामीन क्या हो गया आपके पास, कम हो गया। ठीक है, एसिटाइलकोलिन की अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन भी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद थी तो एनी हाउ इसके कम होने की वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलिन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जो सीसा होता है ना उसका अगर आप देख लो, पहले क्या था, एक साइड पे डोपामीन था, दूसरी साइड पे एसिटाइलकोलिन था। डोपामीन का जो है वेट आप कम कर दो तो एसिटाइलकोलिन जो है ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली सीसा वाला जो इशू है वो यहाँ पे आता है। और जो आपके साइड इफेक्ट्स आते हैं या फिर आपको जो सिम्टम्स आते हैं मेनली पार्किंसनिज्म में, वो एसिटाइलकोलिन के एक्सेस की वजह से आते हैं। तो इस वजह से हम लोग एसिटाइलकोलिन के एंटागनिस्ट यूज करते हैं मेनली इन द पार्किंसनिज्म, कि उसके जो है इफेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सके। तो समटाइम्स हम लोग एंटी पार्किंसनिज्म के तौर पे भी इन ड्रग्स को यूज कर रहे होते हैं। कौन सी ड्रग्स होती है वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इग्नोर कर दो। आय में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना कि आय में इसका क्या रोल है। नंबर 1 इज द माइड्रेसिस। माइड्रेसिस आपको पता होना चाहिए, मैं अभी तक मेरा थर्ड लेक्चर है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, मैंने आज एक कार्टून भी ऐड कर दिया है। इसके देखो डायलेशन हुई हुई है प्यूपिल्स की। डी से आप लोगों ने याद रखना है, माइड्रेसिस है तो माइड्रेसिस में क्या होगी, प्यूपिलरी डायलेशन। तो एट्रोपिन है या कोई भी मस्कुलिनिक एंटागनिस्ट है वो क्या करेगा, प्यूपिलरी डायलेशन करवाएगा। सेकेंड टाइम जो मैंने आपको शायद टेबल जब पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको तब कहा था कि जो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक है, हमने सिंपथेटिक पढ़ा था और पैरासिम्पथेटिक कहा था, हम लोग फिलहाल पैरासिम्पथेटिक की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम पैरासिम्पथेटिक में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो वो प्यूपिलरी डायलेशन करवाते थे, या जो भी आप प्यूपिलरी डायलेशन वाली ये वाली चीजें, दूसरा वो क्या करवाते थे, अकोमोडेशन के साथ छेड़खानी करते थे। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट। तो ये क्या करता है, हमारे पास अकोमोडेशन को बिल्कुल स्टॉप करवा देता है। अकोमोडेशन वाली जो एबिलिटी होती है उसे बिल्कुल आप जो है वो नियर विजन को सेट नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, जो नजदीक की चीजें हैं वो आपको धुंधली नजर आना शुरू हो जाती है, ड्यू टू द रीजन कि आपका जो नियर पॉइंट है वो आपका सेट नहीं होता। जो आपका एट्रोपिन है उसने मस्कुलिनिक जो रिसेप्टर्स है उन्हें ब्लॉक कर दिया। आपका जो पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट था व्हिच वाज इन्वॉल्वड इन एकोमोडेशन, वो जो है उसने ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से साइक्लोप्लेजिया हो जाता है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं ऑन योर आई। नंबर 1 इज द माइड्रेसिस, नंबर 2 इज द साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि कुछ पेशेंट्स आपके पास आते हैं जिसके अंदर आपको जो है साइक्लोप्लेजिया नहीं चाहिए होता, तो आप उसके अंदर एट्रोपिन नहीं दोगे, आप उसके अंदर कोई ऐसी ड्रग दोगे जो सिर्फ माइड्रेसिस करवा रही होगी। तो वो ड्रग्स कौन सी हैं वो फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ब्रोंकाई में। तो ब्रोंकाई का पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट क्या होता है, ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, जब हमारे पास बेसिकली एसिटाइलकोलिन जो है वो पहले अगर रिलीज होगा तो एसिटाइलकोलिन जो है हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अगर मैं एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करवा दूंगी तो वो क्या करवाएगा, मेनली ब्रोंको डायलेशन। ठीक है,
फिर हमारे पास जीआई ट्रैक पे आ जाते हैं। जो जीआई ट्रैक पे एसिटाइलकोलिन अगर आपका ज्यादा होता है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हमारे पास इसको ब्लॉक करवा दूंगी तो ऑपोजिट, आज जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो टोटली ऑपोजिट है टू व्हाट वी हैव रेड अर्लियर। जो भी चीज आपने पहले एसिटाइलकोलिन का एक्शन पढ़ा है उसको ऑपोजिट करते जाओ। जीआई पे ये क्या करेगा, आपकी पेरिस्टालसिस जो है उसे स्लो डाउन करवाएगा, आपकी सैलिवेशन जो है उसे रिड्यूस करवाएगा। दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीआईटी ट्रैक में क्या करता है। फिर हमारे पास जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में ब्लैडर जो है रिलैक्सेशन करवाएगा, यूरिनरी रिटेंशन करवाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये यूरिनरी रिटेंशन करवा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में भी क्या आना चाहिए कि वो पेशेंट जिनके अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इश्यू होता है हम उसके अंदर भी मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये वाले पेशेंट्स जिनके अंदर सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है उसके हम जो है वो एट्रोपिन या मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट के केस में क्या था, हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस थी, हमारे पास सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, उसके अंदर हमारे पास ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट आ रहा था, उसके अंदर हमारे पास मियोसिस हुई थी। तो इस वजह से हमने प्रेफरेबली उसे कौन सी ड्रग दी थी, एट्रोपिन। क्यों दी थी, अब ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ये आपको खुद बता रहे हैं कि हमने उसे एट्रोपिन क्यों दी थी। ठीक है जी, अच्छा, फिर हमारे पास एक इफेक्ट है जो हार्ट वाला पार्ट है। दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो हमारे पास हार्ट है इसके ऊपर से देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इनिशियली ये क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करवाता है। ठीक है, स्पेशली एट द लो डोजेस, लेकिन समटाइम्स एट द हायर डोजेस ये क्या करवाता है, टेकिकार्डिया करवाता है। दिस इज नॉट एज इट इज, मतलब इसकी रीजन मुझे मिनी कैटसन का तो नहीं पता आई गेस, लेकिन आपकी जो लिपिन कार्ड है उसके अंदर उसने इसकी जो रीजन लिखी हुई है दैट इज क्वाइट इनफ टू अंडरस्टैंड। आपके पास दो रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे, एक M1 रिसेप्टर होता है, एक M2 रिसेप्टर होता है। M1 रिसेप्टर का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज बेसिकली GQ। ठीक है, और जो आपके M2 रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, मुझे पहले ये बताओ सर। इसका मैकेनिज्म GI होता है लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, हार्ट में कहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं M2, एस नोड एंड AB नोड पे। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होता है एट द लो डोजेस हमारे पास स्लाइट डिक्रीज इन द हार्ट रेट होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो M1 रिसेप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे इसका साइनैप्स हो रहा है, सपोज करो इसका साइनैप्स में इसका बना देती हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ से एक इनहिबिटरी न्यूरॉन आ रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास साइनैप्स है, जहाँ पे साइनैप्स हो रहा है, यहाँ पे एक हमारे पास इनहिबिटरी प्री जो है वो जंक्शनल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कह देते हो, जिनकी फायरिंग की वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो बेसिकली रिलीज नहीं होता। ठीक है, जिनकी फायरिंग की वजह से इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है, आपको पता है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं होते। अब इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं M1 रिसेप्टर्स। ठीक है, अब आपका एट्रोपिन जो है वो बेसिकली क्या है, मस्कुलिनिक इनहिबिटर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आके इसको ब्लॉक कर देगा M1 को। जब आपका M1 ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी ये इनहिबिशन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट समझ आया सबको, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी डायग्राम को। एक हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके अलावा हमारे पास एक प्री साइनेप्टिक जो है इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है। उस न्यूरॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, M1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। एट्रोपिन एट द लो डोजेस जाके बाइंड करेगा टू दीज रिसेप्टर जो M1 वाले हैं। इनका नॉर्मली काम क्या था, इनहिबिशन करवाना। अब ये ब्लॉक हो गए हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिसइनहिबिशन हो जाएगी। डिसइनहिबिशन का मतलब कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो ज्यादा सिक्रीट होगी। जब एसिटाइलकोलिन ज्यादा सिक्रीट होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। एट द लो डोजेस इट कॉजेस द ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अच्छा, फिर वो कह रहा है एट हायर डोजेस हमारे पास क्या होता है कि एट्रोपिन क्या कॉजेस अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स ऑन द SA नोड। अब वो M2 पे नहीं जाता,
सॉरी M1 पे नहीं जाता। अब वो क्या कर रहा है, M2 रिसेप्टर्स जो कि बेसिकली प्रेजेंट थे SA नोड पे और AB नोड पे, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, GI। अब आपने इसको क्या करवा दिया है, इनहिबिट करवा दिया है। इसका मतलब जो SA नोड है और AB नोड है उनका जो रिदम पहले कम हो रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये GI मैकेनिज्म था। ये चीज क्लियर हुई है, और शुड आई रिपीट? एक बार दोबारा बता देती हूँ फिर बताइएगा। हमारे पास हार्ट है, ये हार्ट है, ये वाला, ठीक है। सपोज करो इसके यहाँ पे एक, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसके ये जो है एसए नोड पड़ा हुआ है, इसके ये जो है एवी नोड पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये एसए नोड और एवी नोड के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट थे M2 रिसेप्टर्स। आपने खुद कहा कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, M2 रिसेप्टर। इस M2 रिसेप्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आपको पता है, इनहिबिशन, ठीक है। अब हमारे ऊपर जो है, इसके ऊपर आके आप एक एंटागनिस्ट लगा दो, तो हमारा इसका मतलब है कि मस्कुलिनिक का जो काम था नॉर्मली वो खत्म हो गया। इस मस्कुलिनिक का काम क्या था कि ये रिदम को स्लो डाउन करवा रहा था, एसए नोड को, एवी नोड को, रेट जो है वो कम करवा रहा था हार्ट का। जब आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो अब हार्ट रेट ज्यादा नहीं हो जाएगा, अब आपको जो टेकीकार्डिया नहीं होगा। इज दैट क्लियर? किसी को इस चीज में मसला? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बच्चों को आखिर तक बहुत तंग करता है कि भी पहले जो है वो लो डोजेस पे क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया, इस तरह कैसे हम लोग चाहे। तो ये बेसिकली ड्यूअल मैकेनिज्म शो करता है। एट द लो डोजेस इसने पहले आपका ब्रेडिकार्डिया करवाना है, एट द हायर डोजेस ये आपको जो है वो टेकीकार्डिया कॉज करवाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स पे आ जाओ। तो ब्लड वेसल्स पे भी आपको पता है जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कल आपको एक मैकेनिज्म बताया था, ये ब्लॉक करेगा, मस्कुलिनिक वेसोडायलेशन वगैरह करवाएगा, तो उसी तरह ऑलमोस्ट करवा रहा होता है। फिर हमारे पास ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो ग्लैंड्स में भी वही बात है, इसने जिस तरह सेलिब्रेशन वगैरह कंट्रोल करवानी है, तो हमारे पास लैक्रिमेशन को कम करवा देगा, स्वेटिंग को कम करवा देगा, एज वेल एज ये हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम करवाएगा। अगर मैं आपको इस टाइम पे ये कह रही हूँ कि सैलिवेशन कम करवा रहा है, लैक्रिमेशन कम करवा रहा है, स्वेटिंग कम करा रहा है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम करवा रहा है, तो क्या हम इसे एसिड पेप्टिक डिजीजेस में यूज नहीं कर सकते? बच्चे मैं बता देती हूँ, ब्रेडिकार्डिया का दोबारा बता देती हूँ, अभी फिलहाल यहाँ पे सुनो। हमने कहा ये सीएनएस वाला इफेक्ट हो गया, माइड्रेसिस वगैरह वाले इफेक्ट, ये वाले सारे इफेक्ट जो है मैंने आपको बता दिए कि आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट के इफेक्ट्स को रिवर्स कर रहे थे। अब ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन वाली चीज है, इसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि एसिड पेप्टिक डिजीज वालों में जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, ब्रेडिकार्डिया वाली बच्चों ने बात की है कि दोबारा बता दें। अच्छा ठीक है जी, हमारे पास अच्छा एक मिनट और, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके ऊपर एक इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो साथ इस तरह होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेचुरली। अब ये जो इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं M1 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर का नॉर्मली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, GQ। इन अदर वर्ड स्टिमुलेटरी इफेक्ट ही होता है, वो PLC पाथवे फॉलो कर रहा होता है, फॉस्फोलाइपेज C पाथवे, ठीक है, जिसमें आपका कैस्केड जो है वो पूरा बनता है और फिर आपकी काफी ज्यादा प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। नॉर्मली इसका काम क्या है, ये फायर करता है, ठीक है, फायर करता है तो इधर से इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते हैं और ये टर्मिनल जो है वो स्टॉप कर देता है एसिटाइल कोलिन की जो आगे से इधर से रिलीज होने थे और फिर आगे मैकेनिज्म होना था, इसकी इनहिबिशन की वजह से एसिटाइल कोलिन आगे नहीं जा रहा, M1 की वजह से। आपने क्या किया, आपने बाहर से एट्रोपिन खा के दे दिया। एट्रोपिन ने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। जब एट्रोपिन ने इसको ब्लॉक कर दिया है तो आपके पास एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो रहा। जब आपके पास एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो एसिटाइल कोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन द हार्ट क्या है, क्या करवाता है हार्ट पे, एसिटाइल कोलिन जो है वो हार्ट पे जाएगा, हार्ट पे जाके जो है एक्ट करेगा एज अ पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होता है हार्ट पे, ब्रेडिकार्डिया होता है या टेकीकार्डिया होता है?
ब्रेडिकार्डिया। तो एग्जैक्टली इज दैट M1 जो है वो ब्लॉक हो गया, एसिटाइलकोलिन ज्यादा बनना शुरू हो गया, उसकी वजह से हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। जो दूसरी बात है कि हमारे पास हायर डोजेस पे क्या होता है कि आपका जो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है वो जाके बाइंड करता है M2 रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली, और M2 रिसेप्टर्स के काम को इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से हमारे पास टैकीकार्डिया होता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है जी, बाकी ये हमने सिडेशन ऐड कर दिया है, हमने माइड्रेसिस बताया था, ये आपके हार्ट बेचारे को टैकीकार्डिया हो गया ऑन द हायर डोजेस, ठीक है। और ये हमारे पास एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पे भी यूज होता है, और ड्राइनेस ऑफ माउथ जो है वो करवा रहा होता है, ठीक है। These are the basic effects जो आपने याद रखने हैं with respect to the with respect to the organs, ठीक है। आपके जो ड्रग्स आएंगी वो भी ऑर्गन्स के सीक्वेंस में आएंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो एट्रोपिन है, हमने पढ़ा कि वो माइड्रेसिस वगैरह करवाता है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कल हमने इस तरह के ड्रॉप्स और भी पढ़े थे, वो कौन कौन से थे जिसके ऊपर इस तरह आंखें बनी हुई थी? कालोकार्पिन, वेरी गुड। और जल्दी जल्दी बताया करो, और सारे बताया करो, एक ही बच्चा बार बार बताई जा रहा होता है, उसको ज्यादा आता है, बाकी सब नहीं पढ़ के आए। पाइलोकार्पिन, कार्बाकोल, और एक और है, इस तरह ड्रॉप्स नहीं थे, लेकिन एक थी जिसके ऊपर इस तरह आंख एक बनी हुई थी, जो मैंने कहा था इट कैन बी यूज समटाइम्स इन द, नहीं पता? इकोथायोफेट की बात की थी बच्चा हमने, इकोथायोफेट को आप यूज कर सकते हो समटाइम्स इन द सर्जरी केसेस, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो थर्ड, अगर हम इसको थर्ड ही कंसिडर करते हैं कि एक तो हमारे पास पाइलोकार्पिन है, कार्बाकोल है, इसके अलावा हम एट्रोपिन, लेकिन पाइलोकार्पिन और कार्बाकोल का काम क्या था, उन लोगों ने मियोसिस करवानी थी, ये क्या करवाएगा, माइड्रेसिस करवाएगा, ठीक है। तो मेरी आप एट्रोपिन को जो है वो ऑप्थेल्मिक यूजेस में भी ला सकते हो। इसके अलावा जो आपका ये इस तरह के सोल्यूशन होते हैं एंटी स्पाज्मोटिक, मैंने ऊपर ये स्टमक की जो थोड़ी सी डायग्राम था अटैच किया, आपको याद है कि एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पे यूज होता है, स्पैज्म को कम करता है, क्योंकि आपको पता ही है उसको क्या कर रहा होता है, मसल रिलैक्सेशन कर रहा होता है, जो आपकी पेरिस्टालसिस होती है उसको स्लो डाउन करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है एंटी स्पैज्मोटिक की तरफ उसको जो है लेके जाता है। अच्छा जी, फिर हमारी जो ड्रग्स हैं, वी विल बी क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन सिस्टम, की कौन से ऑर्गन सिस्टम है, अगर सीएनएस है तो उस पर कौन सी करेंगी, है वो। सबसे पहले हम सीएनएस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सीएनएस में आपकी सबसे पहली ड्रग जो हमने पहले टेबल में पढ़ा था कि सीएनएस पे इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, नंबर 1 इफेक्ट वाज द सिडेशन, ठीक है। नंबर 2 इफेक्ट वाज द मोशन सिकनेस, के मोशन सिकनेस के पेशेंट में यूज करते हैं, मुझे खुद ये मोशन सिकनेस का बहुत ज्यादा इशू है, ठीक है। तो इधर देखो, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कोपोलामीन ट्रांसडर्मल पैच। इफ यू गाइस हैव रेड इट इन योर जर्नल फार्मा, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसडर्मल का क्या मतलब है। ये अगर आप देखो तो इस तरह की एक पैच होती है जो आप अपने कान के पीछे लगाते हो, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर 3 days, ठीक है। और इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से आप इसको लगा सकते हो। तो इस बेसिकली स्कोपोलामीन ये किस लिए यूज हो रही है, मोशन सिकनेस के लिए यूज होती है, पोस्ट ऑप आपके नोजिया वॉमिटिंग जो होता है, और हमारे पास प्रिवेंशन पैचेस हैं, ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अगेन इट इज टर्शियरी अमाइन, ठीक है। ये हमारे पास इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कंपैरेटिव टू द एट्रोपिन लॉन्गर होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये यूफोरिया कॉज करता है, प्लेजर फीलिंग देता है, इसलिए लोग जो है इसे अब्यूसिव पोटेंशियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एडिक्शन के लिए लेना शुरू कर देते हैं स्कोपोलामीन, ठीक है। दिस पिक्चर विल रिमाइंड यू अबाउट द स्कोपोलामीन जो है वो आपके साथ क्या कर रही है, ठीक है। सॉरी फॉर एडिंग दिस पिक्चर, मुझे बहुत ही खुदी लग रही थी, बट स्टिल। अच्छा जी, फिर हमारे पास बेंस्ट्रोपीन आ जाता है। बेंस्ट्रोपीन हम लोगों ने एक और पढ़ा था कि हमारे पास जो एटी, जिसके बारे में मैंने बताया, पार्किंसनिज्म, उसके लिए हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है बेंस्ट्रोपीन। एट्रोपीन का ए हटा के हमने आगे बेंस लगा दिया, बेंस्ट्रोपीन, ठीक है। ये बेंस्ट्रोपीन बेसिकली आपके जो पार्किंसनिज्म वाले इफेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है। पहले मैंने बता दिया कि हम
क्यों इसको यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो है वो डोपामीन का इफेक्ट कम हो जाता है, डोपामीन जो है हमारे पास बॉडी में कम हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन कंपैरेटिवली उसके ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं या आपको ये नजर आ रहे होते हैं, सिम्टम्स सॉरी नजर आ रहे होते हैं, दीज आर बेसिकली ड्यू टू द इंक्रीज इन द एसिटाइलकोलिन। तो हम क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को डोपामीन के लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो सीसा का बैलेंस खराब हो गया था ना, वो जो इस तरह ऊपर नीचे हो गया हुआ था, हम उसे एक स्ट्रेट लाइन में ले आए और ये जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं ट्रॉमा, रिजिडिटी वगैरह, ये जो है हमारे पास कंट्रोल हो जाए। ठीक है, फॉर दीज रीजन वी यूज बेसिकली सच टाइप ऑफ द ड्रग्स के हमारे पास एसिटाइलकोलिन वगैरह जो है हम यूज कर लें। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी हैं जो पार्किंसनिज्म लाइक सिम्टम्स कॉज करती हैं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स वगैरह भी कहते हैं। उनके केसेस में भी हम साथ जो है इन्हें ड्रग्स को जो है एडमिनिस्टर करवाते हैं या उनके सिम्टम्स को जो है रोकने के लिए हम ये ड्रग्स यूज करते हैं। वो इंशाल्लाह आप सीएनएस में देख लोगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपको याद रखें क्या जरूरत है, बेंस्ट्रोपीन है, एंटी पार्किंसनिज्म इफेक्ट देती है, और जिस तरह ये अंकल खड़े हुए हैं इनको बस आपने याद रखना है, बेंस्ट्रोपीन के आपको याद दिलाएंगे कि दीवार के आगे एक अंकल जो है वो इस तरह हिल रहे हैं। ठीक है, कौन सी ड्रग है, बेंस्ट्रोपीन। अगर ट्राइहेक्सिफेनाडाइल आपको याद होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो बेंस्ट्रोपीन इज क्वाइट इनफ। अच्छा, फिर हम आंखों पे आ जाते हैं, तो मासूम से चेहरा उसने बनाया हुआ है, उसकी बेचारे की आंखें इतनी ज्यादा जो है वो डायलेट हुई हैं, इसे हम कह रहे थे माइड्रेसिस। इट विल रिमाइंड यू अबाउट द एक्शन ऑफ द मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, कि क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास एंटागोनिस्ट एक्शन शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक हम लोगों ने तीन ड्रग्स जो है उनके मेन नाम दिया, पायलोकार्पिन हमने कह दिया, कार्बाकोल कह दिया, फिर हमारे पास जो है वो बेसिकली आ जाता है एट्रोपिन। ठीक है, अब जो है वो हमने इतनी सारी ड्रग्स जो है वो उठा के ले आए और हमने कहा कि ये सारी की सारी जो है वो माइड्रेसिस करवाती हैं। भाई अब हम इतनी सारी क्यों याद करें, ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिफरेंस, मेनली इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। हमें एक मैम ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, दैट वाज कि आपके पास एक पेशेंट आती है, ठीक है, फीमेल है या स्टूडेंट है, ठीक है, और उसका अगले दिन एग्जाम है, ठीक है, अगले दिन या 2-3 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, तो उसका आंखों का कोई इश्यू है जिसमें आपने माइड्रेसिस वगैरह करवाना है, कोई सर्जरी वगैरह का, या एक इस तरह से कोई इश्यू है, तो आप क्या करोगे, आप उसे माइड्रेसिस के लिए कौन सी ड्रग प्रेफरेबली दोगे? सपोज अगर मैं उसको एट्रोपिन देती हूँ तो उस बंदी को तो बेसिकली माइड्रेसिस के साथ साथ साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा, उसके नियर विजन का इश्यू हो जाएगा, कोमोडेशन का इश्यू हो जाएगा, वो तो पढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, सो यू हैव टू मेक अ चॉइस कि भाई ये इसकी एज क्या है पेशेंट की, इसको इस टाइम पे क्या जरूरत है, हमें कौन सी ड्रग लेनी है, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ड्रग ऑफ चॉइस क्या बन जाएगी, वो ड्रग बन जाएगी जिसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर है एज कम्पेयर टू द अदर्स। यहाँ पे हमारे पास कौन है, ट्रोपिकामाइड। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास जो है इसका कितना होता है, हाफ आवर से लेके 4 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। साइक्लोपेंटोलेट जो है वो हमारे पास 2 से 12 आवर्स के दरमियान होता है। इसके अलावा हमारे पास होम एट्रोपिन है, वो हमारे पास 24 आवर्स से ज्यादा होता है, और एट्रोपिन, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, एट्रोपिन होम एट्रोपिन, तो ये आपको इकट्ठा याद रहेगा। डिफरेंस इज द साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप इसकी पिक्चर्स से अगर याद रखोगे तो आपको याद रखना ज्यादा आसान होगा। अगर आपके सामने चार इस तरह से मैं अगर रख दूं आंखें बना के ऊपर, तो आप लोगों को चीजें याद रहनी चाहिए। हमने पायलोकार्पिन के अंदर इस तरह की आंख पढ़ी थी, कार्बाकोल के अंदर एट्रोपिन की एक और बहन है होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। अगर आप इस तरह से याद करोगे तो आपको नहीं भूलेंगे, अदरवाइज ये मेडिसिन थोड़ी आपस में मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये मैंने जो आपको पहले बता दी थी कि आपने इसके बारे में एक चीज याद रखनी है कि इट आल्सो प्रोड्यूसेस अ साइक्लोप्लेजिया अलोंग विद द माइड्रेसिस। तो प्रेफरेबली जिन लोगों में हमें सिर्फ माइड्रेसिस चाहिए होता है उसके अंदर हम ये ट्रोपिकामाइड या एट्रोपिन वगैरह ये वाली ड्रग्स नहीं देते। ठीक है, प्रेफरेबली। फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम कोई ऐसी ड्रग दें जो सिर्फ माइड्रेसिस करवा रही हो, तो इसमें हमारे पास फिनाइल एफ्रीन आ जाती है, जो आप अल्फा एड्रेनर्जिक कोई ड्रग्स होती हैं वो आप ले सकते हो, क्योंकि उनका काम भी सेम होता है। आप लोग जो आज ड्रग्स पढ़ रहे हो ना, जो हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के तौर पे काम कर रही है, ऑलमोस्ट इनका एक्शन जो हम कल ड्रग्स पढ़ेंगे ना, जो हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं, ऑलमोस्ट इनका एक्शन सेम होगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन का ऑपोजिट क्या काम, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक का ऑपोजिट काम कौन कर रहा होता है, सिंपैथेटिक। अगर पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर दो तब भी कौन सा काम हो रहा है, सिंपैथेटिक। तो आज हम पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करने वाला काम पढ़ रहे हैं, कल हम सिंपैथेटिक वाला पढ़ लेंगे। तो ऑलमोस्ट इन दोनों का एक्शन जो है वो एक दूसरे से मैच करता है। ठीक है,
तो फिर याद करना आपको आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं ब्रोंकाई पे। बेचारा ब्रोंकाई जो है इसका खराब हुआ था, तो मैंने इसकी पिक्चर इधर ऐड कर दी। चाय की हालत बहुत खराब हो रही है, इस वजह से आप लोग इसे क्या दे रहे हो, इनहेलर दे रहे हो। इनहेलर किस लिए दे रहे हो कि जी इसका जो है वो ब्रोंको डायलेशन हो जाए। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना है कि हमारे पास जो मस्कुलिनिक इफेक्ट होता है, सॉरी मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट का इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट होता है। अच्छा, ये पिक्चर्स ऐड करने का मकसद आपका क्या है, इनहेलर्स आपको याद रहे। ज्यादातर अगर हमने लंग से रिलेटेड किसी चीज की बात करनी हो ना, मतलब आपने आपका अगर जो साइट ऑफ एक्शन है वो लंग्स है सपोज, तो मैं उसे प्रेफरेबली इनहेलर्स जो है वो सजेस्ट करूंगी, ताकि हमारा जो टारगेट है वो एक जगह सेट रहे। मैं उसे अगर मेडिसिन दूं या फिर आईवी देना शुरू कर दूं तो हमें वो इतना अच्छा नहीं रहता। हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम उन्हें इनहेलर जो है वो रिकमेंड करें। ठीक है, अब इनहेलर्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट है। इसके अंदर हमारे पास एक इप्राट्रोपियम है, ठीक है, एक हमारे पास टियोट्रोपियम है, इसके अलावा हमारे पास एक्लीडेनम होता है, ग्लाइकोपाइरोलेट होता है। ये एक्लीडेनम और ग्लाइकोपाइरोलेट जो है हमारे पास न्यू फॉर्मुलेशंस हैं, न्यू मार्केट में आई हैं, ये इतनी ज्यादा भी यूज नहीं होती। इप्राट्रोपियम आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है, आप सीओपीडी और एस्थमा जो रेस्पिरेटरी वाला आपका टॉपिक है ना, उसके अंदर आप इप्राट्रोपियम वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ोगे, इप्राट्रोपियम का तो नाम बहुत ज्यादा सुनोगे। ठीक है, तो ये आपके इनहेलर के तौर पे यूज होता है, एंड दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट एक्टिंग। ड्यूरेशन का फर्क है इसमें और इसमें, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। इस तरह याद रख लेना, जो हमारे पास इप्राट्रोपियम है आई पहले आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली शॉर्ट है, और टियोट्रोपियम जो है वो टी बाद में आता है, तो ये लॉन्ग है। याद रखना है किसी भी तरह से आपने उसे कंपेयर करके, जैसे भी आप उसको याद रख लो। ठीक है, अच्छा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, अगर मैं आपको खुद से बताऊं, अगर मैं आप लोगों से चलो पूछ लेती हूँ, हमारे पास लंग्स में कौन से मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, M1 M2 M3? M3, M3 रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, GI GQ GS? GQ, ठीक है। अब हमारे पास मस्कुलिनिक एंटागनिस्ट है, वो क्या कर रहा है, हमारे पास M3 रिसेप्टर पड़े हुए थे, ये मैं बना देती हूँ। ये हमारे पास लंग्स के ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास M3 रिसेप्टर्स पड़े हुए थे। M3 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जो रिसेप्टर ने फॉलो करना था, हमारे पास GQ था। ठीक है, ये वाले रिसेप्टर्स थे। अब हमारे पास एसिटाइलकोलिन आके इसके ऊपर बाइंड करता है, GQ मैकेनिज्म फॉलो करता है, हमारे पास क्या करवा देता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। हम बाहर से क्या दे रहे हैं, उसको एक ब्लॉकर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाता है, और आराम से ये सारा कुछ ऑपोजिट होकर क्या हो जाती है, ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है। दैट इज अ सिंपल मैकेनिज्म। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने आपको कहाँ से बताया है, फ्रॉम योर फर्स्ट लेक्चर टॉपिक जो आपका टेबल बना हुआ था, उसमें सिर्फ इतना है कि M1 कहाँ पे, M2 कहाँ पे, M3 कहाँ पे है। आपसे कहीं भी कहानी घुमा के पूछ लो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, कहानी सेम रहेगी, आपने सिर्फ लफ्ज जो है वो थोड़े बहुत मोल्ड करने हैं। मैं आपसे पूछूं लंग्स में क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, मैं आपसे पूछ लूं हार्ट में क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, M2 का। M2 का जो है वो एट्रोपिन ने क्या किया है, इसको किस तरह ब्लॉक किया है। अगर आपको बेसिक याद है कि M1 किस तरह से एक्ट कर रहा है, GQ है, GI है या GS है, अगर आपको पता है वो GQ है, कहाँ पे प्रेजेंट है, पता है जी GIT ग्लैंड में प्रेजेंट है, अगर मैं उसको ब्लॉक करती हूँ तो क्या इफेक्ट आएगा, मेनली हमारे पास एसिड पैक्टिक डिजीज वगैरह से रिलेटेड कोई इफेक्ट आएगा। किसने बताया है, मेरे कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। आई नो कि आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन खुद इसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसी टेबल को M1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पे है, ये लंग्स में जाएगा तो क्या करेगा, इधर जाएगा आइज में, जो है हाइड्रोसिस कैसे करवा रहा है, ये कैसे करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू विल जस्ट रिमेम्बर इट, और फिर आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अच्छा, फिर आ जाता है गट पे। गट पे हमारे पास बेसिकली मैंने कहा था ये एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन दे रहा है। ठीक है, इसमें कैसे हमारे पास कौन कौन से, एक तो हमने एट्रोपिन, ये वाली ड्रग हमने पीछे भी की है, एट्रोपिन है आपकी। ठीक है, फिर हमारे पास जो एक स्कोपोलामीन पड़ी थी, हमने कहाँ पे पड़ी थी, हमने मोशन सिकनेस में कहा था, उसकी एक बहन हमारे पास उठ के आती है, मेथस्कोपोलामीन।
ठीक है। मेथ्स्कोपोलामीन है, इसके अलावा हमारे पास प्रोपेंथिलीन, ये 3 ड्रग्स जो है वो आपकी मेनली यूज होती है एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन के लिए, या फिर आप कह लो इसे पेप्टिक डिजीजेस के लिए। ये क्या करेंगी, आपके बेसिकली कौन से रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगी, M1 रिसेप्टर पे। ठीक है, हमने M1 रिसेप्टर्स की सिलेक्टिव एक पढ़ा था कि सिलेक्टिवली M1 रिसेप्टर के ऊपर कौन जाके बाइंड करता है, तो हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन में एक नाम पढ़ा था, दैट वाज पायरेनज़ेपिन, जो आजकल पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीजेस को डायरेक्टली M1 रिसेप्टर को टारगेट करो तो वो हो जाएगा, हमें जरूरत नहीं है कि हम कोई नॉन सिलेक्टिव एट्रोपिन यूज करें। हमें क्या जरूरत है, हम एट्रोपिन यूज करके हम लोग हार्ट को भी इफेक्ट करें, CNS को भी इफेक्ट करें, आईज को भी इफेक्ट करें, बाकी सबको भी करें। हमें सिर्फ M1 रिसेप्टर का काम चाहिए, तो हम M1 सिलेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सब क्या करवा सकती हैं, ये हाइपर मोबिलिटी वगैरह करवा सकती हैं और क्रैम्प्स वगैरह करवाती हैं। ठीक है, लेकिन आजकल हम प्रेफरेबली जो है वो डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे पास लोपेरामाइड और दूसरी ड्रग्स हैं जो डायरिया को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्लैडर पे। ठीक है, तो ब्लैडर के रिलेटेड मैंने कहा था ये यूरिन रिटेंशन में जो आपको हेल्प करता है, तो जिन लोगों के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इशू होगा उनके अंदर आप ये ड्रग्स इस्तेमाल करवा सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये ड्रग का फायदा हमें क्या है, आपको अगर याद हो तो मैंने वैसे याद तो वाली बात ही नहीं है, मैंने आपको इसका अच्छा सा आसान सा तरीका बताया है कि M3 रिसेप्टर्स, कहीं पे भी बात होगी कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर के सिलेक्टिवली जाके बाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर के जो हमने पढ़ा हुआ है मस्कुलेचर होता है सारा, उसके ऊपर जाके ये बेसिकली बाइंड करते हैं, और बाइंड करके हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन के लिए सिर्फ ब्लैडर को क्या करवा देते हैं, रिलैक्स करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन इन्वॉल्व है, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीब्यूटाइलिन इन्वॉल्व है, ठीक है, डायरिफिनेसिन है, और हमारे पास जो है प्रोपीविरीन है। डायरिफिनेसिन, सोलिफिनेसिन सारे इन्वॉल्व होते हैं। मैंने 3 सिर्फ नाम लिखे हैं, बाकी अगर आप याद करते होंगे आपकी मर्जी है। डायरिफिनेसिन, सोलिफिनेसिन उसके साथ ही याद हो जाता है। ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज इट कि ऑक्सीब्यूटाइलिन है, डायरिफिनेसिन है और प्रोपेराफिन है। ठीक है जी। ओपीडी से आप बस इसको याद रख सकते हो, ऑक्सीब्यूटाइलिन है, प्रोपिराविन, प्रोपिविरीन है, और हमारे पास डायरिफिनेसिन है। ओपीडी, जो ओपीडी और इमरजेंसी होती है उससे आप याद रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ठीक है, अब तक मुझे बताया कि मेडिसिन के अंदर जो अभी तक ड्रग्स बताई हैं ये सारी, इसके अंदर कोई इशू हो, इनके किसी मैकेनिज्म में इशू हो, कोई चीज समझ ना आई हो, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट, फिर हम इसके जो इंशाल्लाह मूव करेंगे। सबको सब कुछ क्लियर है या किसी को कुछ भी समझ नहीं आया? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो किसी को कुछ नहीं समझ आया या सबको सब कुछ समझ आ गया। एक ही बच्चे को समझ आया, बाकी सबको समझ नहीं आया। हाँ, तो पहले लिखा करो ना यार। अच्छा जी, ठीक है जी। So let's move on to the next part, that is basically एट्रोपिन ओवरडोज हो जाए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फोरेंसिक में भी एज इट इज जो है वो आपको आएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हॉट एज हेयर है, ये वाली चीज, ठीक है, एज इट इज आपका जो है फोरेंसिक में कंसिडर होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ये अंकल बने हुए हैं, ठीक है, ये देखो, ये बेसिकली एंटी कॉलिनर्जिक टॉक्सिसिटी की वजह से इस तरह की इनकी हालत हुई हुई है। ठीक है, नंबर 1, इसको टेकीकार्डिया हमने क्यों लिखा है, हमने ब्रेडीकार्डिया क्यों नहीं लिखा, मुझे क्यों ये बात पहले बता दें कि इस बंदे को जो है वो एट्रोपिन टॉक्सिसिटी हुई है, तो ब्रेडीकार्डिया क्यों नहीं हुआ। कोई भी एक बच्चा, हमने ये भी तो कहा है कि एट्रोपिन की वजह से ब्रेडीकार्डिया होता है, तो व्हाई नॉट ब्रेडीकार्डिया, टेकीकार्डिया क्यों कह रहे हैं हम? हाई डोज, एग्जैक्टली, हमने कहा था कि एट द लोअर डोजेस एट्रोपिन जो है वो ब्रेडीकार्डिया कॉज करता है, एट द हायर डोजेस हमारे पास ये क्या कॉज करता है, तो टेकीकार्डिया। तो यहाँ पे हम बात किस किस चीज की कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी की। तो टॉक्सिसिटी इज ऑटोमेटिक, ये बहुत हाई डोज होती है, तो इट इज बेसिकली द एट्रोपिन हाई डोज जिसपे हमारे पास ये क्या कॉज करवा रहा है, टेकीकार्डिया करवा रहा है। अच्छा, whenever you will be talking about the atropine overdose, you will talk about it कि हमारे पास जो पेशेंट आएगा, ये जो प्रेजेंटेशन होगी कि आपको पता चल जाएगा कि एट्रोपिन है, दैट विल नंबर 1 कि वो पेशेंट जो है वो आपका हॉट एज हेयर होगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म होगा। रीजन,
एक तो स्वेटिंग आपने ब्लॉक करवाई हुई है, सारी सिक्रीशन ब्लॉक करवाई हुई है, तो आपके अगर बॉडी टेम्परेचर अंदर से जो है आपकी स्वेटिंग नहीं हो रही, कोई भी चीज जो है स्वेट से ज्यादातर हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो स्वेटिंग से ज्यादातर कोमोडेट होता है। तो जब स्वेटिंग नहीं हो रही, सिक्रीशन सारी ब्लॉक हुई है, तो पेशेंट क्या होगा, हॉट एज हेयर, नंबर वन टर्म। ठीक है, नंबर टू हमारे पास क्या होता है, ड्राई एज अ बोन। अगेन वही रीजन कि कोई भी स्वेटिंग, कोई भी सिक्रीशन वगैरह नहीं हो रही, ड्राई माउथ है, ड्राई आईज वगैरह थोड़ी होती हैं हमारे पास, बाकी जो है बॉडी बहुत ड्राई ड्राई सी होती है, जिसे हम कहते हैं बंजर जमीन की तरह, या ड्राई एज अ बोन। ठीक। फिर हमारे पास ब्लाइंड एज अ बैट क्यों कहते हैं, जो हमारे पास माइड्रेसिस वाला इफेक्ट हो रहा होता है, या साइक्लोप्लेजिया वाला भी आप साथ कंसिडर कर सकते हो, उसकी वजह से हम कहते हैं ब्लाइंड एज अ बैट। ठीक है। रेड एज अ बीट, अगेन हीटनेस की वजह से, हाइपरथर्मिया की वजह से वो बंदा क्या हो जाता है, रेडिश थोड़ी अपीयरेंस आ रही होती है। ठीक है। मैड एज हेटर, जो हेटर होता है ये हमारे पास एक आप कह सकते हो, उन्होंने इसका कोई पीछे स्टोरी है जो इन्होंने मैड एज हेटर की जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं फिलहाल नहीं डिस्क्राइब करी, तो आप ये याद रखना है मैड एज हेटर। इसमें थोड़ी सी सिम्टम जो है वो डिलूरियम आते हैं, बंदा जो है वो थोड़ा कंफ्यूज लगता है, उसे नहीं समझ आता कि मैं क्या, जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, अगर आप अपनी नहीं बात करो, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, तो आप किस कंडीशन में जाना शुरू हो जाते हो, हेलुसिनेशन होती है, कंफ्यूजन होती है, डिलूरियम टाइप होना था यार, मतलब सब कुछ पीछे कर लो, नाउ इनफ, मतलब गर्मी हम लोगों से किसी से बर्दाश्त नहीं होती। तो इट इज द सेम थिंग कि एट्रोपिन जो है वो हाइपरथर्मिक स्टेट पे ले जाता है। ठीक है, आपको ड्राई एज अ बोन है, हॉट एज अ हेयर है, रेड एज अ हीट है, मैड एज अ हीटर। ठीक है, हार्टर सॉरी। अच्छा, इसके ऊपर उसने एक बड़ा सारा इंजेक्शन लगाया हुआ है, उसको बाजू पकड़ के, जी बच्चे एलिस वाला इन वंडरलैंड वही वाली चीज है। अच्छा, इसके अंदर उसने बाजू पे एक बड़ा सारा इंजेक्शन लगाया हुआ है, जिसमें उसने लिखा हुआ है इसका एंटीडोट क्या है, फाइसोस्टिकमिन है। आप लोगों को पता है फाइसोस्टिकमिन क्या होती है, कहीं पर नाम सुना है फाइसोस्टिकमिन का? व्हाट इज फाइसोस्टिकमिन? फाइसोस्टिकमिन क्या होती है बच्चों? ये लंबे लंबे पहले ना लिखने बैठ जाए करो, छोटा छोटा लिख दिया करो। कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है। कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट है, एसीई इनहिबिटर है। इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है जी। रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? टर्शियरी अमाइन है, एग्जैक्टली। दिस वाज द रीजन कि हम इसे नियोस्टिग्मीन को क्यों नहीं यूज करते, हम फाइसोस्टिग्मीन को क्यों यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग नियोस्टिग्मीन अगर यूज करें यहाँ पे, तो ये बाकी सारा कुछ तो ठीक कर देगा, आपका हॉट एज हेयर वाली इश्यू भी ठीक कर देगा, ड्राई एज अ बोन वाली भी कर देगा, हो सकता है ये ब्लाइंड एज अ बैट वाली चीज भी कर दे, लेकिन ये जो मैड एज अ हेटर वाली बात है, ये वाली ये ट्रीट नहीं करेगा, आपके कंफ्यूजन डेलूरियम वगैरह को ट्रीट नहीं करेगा नियोस्टिग्मीन। क्यों? क्योंकि वो क्वार्टनरी अमाइन है, जो क्वार्टनरी अमाइन है उसने ब्लड ब्रेन बैरियर तो क्रॉस ही नहीं करना, जब उसने ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करना, तो यहाँ पे अपना काम नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो सीएनएस इफेक्ट्स हैं, उनके मेनली ट्रीटमेंट के लिए हम प्रेफरेबली फाइसोस्टिग्मीन देते हैं, नियोस्टिग्मीन नहीं देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जो एंटीडोट है वो फाइसोस्टिकमिन है। बाकी अगर आप यहाँ पे भी देख लो, तो ये हमारे पास ने माइड्रेसिस वगैरह दिखाया हुआ है, रेड एज अ बीट दिखाया हुआ है, और एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पे उसने बाकी सारी चीजें बताई हैं, दैट इज नथिंग। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो ब्लॉकिंग गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में बात है, दैट इज कि एक तो आपको गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स का सिर्फ नाम याद होना चाहिए। हमारे पास हेक्सामेथोनियम होता है, दैट इज बेसिकली योर मेन, कि हमारे पास हेक्सामेथोनियम जो है गैंग्लियन ब्लॉकर है। मेकामाइलामीन अगर आपको याद होता है तो फाइन, अगर नहीं याद होता तो कोई मसला नहीं है। गैंग्लियन ब्लॉकर का क्या मतलब होता है, हमारे पास हमने कहा था हमारे पास ये है गैंग्लिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक वाली, सॉरी, जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, प्री गैंग्लियनिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, सॉरी, प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक हो रही, प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक जो न्यूरॉन्स हम लोगों ने पढ़े थे वो यहाँ से गैंग्लियन से निकल रहे थे। अब हम क्या करवाते हैं, गैंग्लियन को ब्लॉक करवा देते हैं, गैंग्लियन ब्लॉक हो जाएगा, आपकी पूरा जो सिस्टम है पीछे से जो नर्व इंपल्सेस आई थी वो सारी ब्लॉक हो जाएगी। अब गैंग्लिया क्योंकि सिंपैथेटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, तो एक पेशेंट आपके पास आता है
किसी सिंपैथेटिक इफेक्ट की वजह से, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट की वजह से अगर आप उसको गैंग्लियन ब्लॉकर दे देते हो तो इसका मतलब है आपने उसको सिंपैथेटिक सिस्टम भी इफेक्ट किया, पैरासिम्पैथेटिक भी इफेक्ट किया। दैट इज व्हाई हम जो ये गैंग्लियन ब्लॉकर्स होती हैं इनको एज इट इज प्रेफरेबली इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल ब्लॉकेज कर देती है पैरासिम्पैथेटिक को भी और सिंपैथेटिक को भी, और वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, ये उल्टा हमारे जो है वो गले पड़ जाती है चीज। ठीक है, तो एज इट इज दीज ड्रग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता होना चाहिए गैंग्लियन ब्लॉकर्स होती हैं। अच्छा, इफेक्ट्स में सिर्फ आपको करवा देती हूँ, आपकी बुक में था, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट, लेकिन ऐसे मैंने खुद नहीं कभी पढ़ा था, इसलिए इस बात बता रही हूँ। आर्टेरियोल्स पे जो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें हमारे पास क्या होगा, अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो आर्टेरियोल्स में वैसे अगर सिंपैथेटिक इफेक्ट हो तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से हाइपरटेंशन होगी, सिंपैथेटिक का बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं उसको ब्लॉक करवा दूं सिंपैथेटिक इफेक्ट को तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेजोडायलेशन एंड हाइपोटेंशन। वेन्स पे क्या होता है, सिंपैथेटिक इफेक्ट बोलूं तो कंस्ट्रक्शन होगी, वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। अगर सिंपैथेटिक को मैं ब्लॉक करवा दूं तो ये सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। अगेन पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट क्या होता है, मैंने अभी पीछे ब्रेडिकार्डिया इतनी दफा बोला है। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लॉक करवा देती हूँ ये जो गैंग्लियन ब्लॉकर की मदद से, तो टैकीकार्डिया कॉज करेगा। फिर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन द आइरिस, नॉर्मली क्या होता है, मियोसिस, इसको ब्लॉक करवा दो क्या हो जाएगा, माइट्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है ऑन द सिलरी मसल्स, वो अकोमोडेशन है, नियर विजन को अकोमोडेट करवाता है, नियर विजन आपकी सेट करता है। तो अगर मैं इसको ब्लॉक करवा दूं तो आपको क्या हो जाएगा, साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स आपके जो है वो हमारे पास अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए होते। जीआई में भी पैरासिम्पैथेटिक अगर ब्लॉक करवा दो तो टॉन कम हो जाएगी, मोटिलिटी कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और अगर आप पैरासिम्पैथेटिक इधर ब्लॉक करवा दो ब्लैडर में, नॉर्मली जिसमें हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह के पेशेंट आ रहे हैं उसके अंदर आप ठीक है इसको यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर जीरोस्टोमिया कॉज करवा देगा, और हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स के अंदर एनहाइड्रोसिस। यूज क्यों नहीं कर रहे भाई, वही बात दोबारा से कि गैंग्लियन सिंपैथेटिक में भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में भी होते हैं। इस वजह से एट अ टाइम सारा कुछ ब्लॉक कर सकता है, एंड दे प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ द साइड इफेक्ट्स। इस वजह से हमें जो है वो ये अनडिजायरेबल इफेक्ट्स की वजह से हम कहते हैं कि नहीं भाई, गैंग्लियन ब्लॉकर्स एज सच अच्छी ड्रग नहीं साबित होता है। ठीक है, सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका जो है वो एक टॉपिक ऐड करना था मैंने इसके अंदर, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का। अगर यहाँ से थोड़ा सा कवर करवा सकती हूँ तो लेट मी जस्ट डू इट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, जो हमारे पास आपके हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ये वाले, जिसके अंदर हमने कहा था कि ट्यूबोकुलारिन है। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं वहां पे कौन से टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एनएन या एनएम? निकोटिनिक रिसेप्टर टाइप कौन सी प्रेजेंट होती है? एनएम टाइप प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर वो एनएम टाइप के रिसेप्टर्स जो है, मैंने आपको कहा था एक हमारी ऐसी डिजीज थी जिसके अंदर ये रिसेप्टर्स जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, उस डिजीज का नाम क्या था? ऑटो इम्यून डिजीज थी जिसके अंदर ये रिसेप्टर्स जो है वो बेसिकली डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स। मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए मेनली टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द कोलिनर्जिक हम कौन सी ड्रग यूज कर रहे थे? एड्रोफोनियम। और कौन सी ड्रग्स हम इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे थे? ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है इसके ट्रीटमेंट के लिए मिस्थेनिया ग्रेविस के? नियोस्टिकमेंट। एंड इफ आई से कि आपके पास जो पेशेंट आया है उसमें कोई जीआई ब्लॉकेज है या फिर हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन वगैरह का कोई इशू है, तो आप उसे नियोस्टिकमीन दोगे? नहीं, फाइजोस्टिकमीन क्यों देंगे? फाइजोस्टिकमीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हमारे पास जो एट्रोपिन टॉक्सिसिटी है उसके लिए। फाइजोस्टिकमीन तो नहीं हम देते।
कोई और ड्रग देता है मुझे। एक और ड्रग पड़ी थी आपने नियोस्टिकमीन की तरह की, पायरेडोस्टिकमीन, एग्जैक्टली। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स पे, जिसकी मैं एग्जैक्ट बात करने लगी थी कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या है। हमारे पास ये रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स, ठीक है, एनएम टाइप। इन रिसेप्टर्स को जाके ये ब्लॉक कर देते हैं। जब इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कहा था कि एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा है, आपके पास एसिटाइलकोलिन जो है वो इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है। इनको बाइंड करके हमारे पास क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करके हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ब्लॉकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको जाकर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह से हमारे पास कंटिन्यूसली ये जो है मसल्स रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली मैं आपको इंशाल्लाह कल जो है कवर करवाऊंगी। हम लोग पहले इसको कवर करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है वो कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग वगैरह वाला सारा मैकेनिज्म होता है और किस तरह से काम करते हैं वो इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे। ठीक है ना, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी बात करते हैं कि मसल रिलैक्सेंट भी होता है। बाकी आज वाले टॉपिक में से इसको इग्नोर कर दो, इसके अलावा बाकी आज वाले टॉपिक में से किसी का कोई इशू है तो मुझे बता दें, क्योंकि आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपके सीएनएस वाले टॉपिक के अंदर मेंशन है। सो दैट्स व्हाई आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि शायद आप लोगों को ये सीएनएस के साथ करवाना है, लेकिन आई विल बी कवरिंग दैट दिस टुमारो इंशाल्लाह। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये ड्रग्स आपको नहीं भूलनी चाहिए। आई पुट ऑल माई एफर्ट हियर। ये यकीन करो इतना मुश्किल होता है कि उधर से गूगल से उठा के सारी ड्रग्स यहाँ पर डालना, दिस क्वाइट हेक्टिक थिंग, बट आई जस्ट वांट कि मैं चाहती थी हमेशा कि मुझे कोई इस तरह से पढ़ाए कि आपको जब ड्रग्स दिखाई जाती है ना तो आपको ये चीज बाद में फायदा देगी, ठीक है। और कुछ ना सही, आप कम से कम दुआएं तो दोगे ना कि भाई किसी ने सही तरह पढ़ाया था, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको कम से कम याद रहेगी, जो आपकी इमेजेस हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, ठीक है। आपको याद रहता है कि यार ठीक है ये चीज जो है हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये डायग्राम हमने यहाँ पे देखी थी, ये थ्योरी जो है वो आपको भूल जाती है। और बच्चों को ज्यादातर फोरेंसिक मुश्किल इसलिए लगती है कि टीचर्स जो है वो सिर्फ टैबलेट्स के नाम बता के चले जाते हैं और आगे जो है वो चीजें बताते हैं। लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। बच्चे ब्रेडिकार्डिया से रिलेटेड जो आपके रिसेप्टर से दैट वाज M2, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो जस्ट ओपन योर लिपन कार्ड बुक, ठीक है। लिपन कार्ड का मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 64 पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसके बारे में लिखा हुआ है। जस्ट गो थ्रू दैट। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो लेट मी नो, मैं आपको जो है वॉइस नोट भेज दूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है। आप वहां से देख लीजिएगा। मुझे आप लोग किसी जितनी बार मर्जी क्वेश्चन करोगे आई विल रिपीट दैट, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन टिपिकल टीचर्स की तरह मैं नहीं कहती कि जितनी बार मर्जी पूछोगे मैं बताऊंगी। मैं ग्रुप इधर लेक्चर में कहती हूँ कि मुझे जितनी बार मर्जी ना पूछो, क्योंकि आपने लेक्चर कवर करवाना होता है, ठीक है। तो वैसे आप जितनी बार मर्जी पूछ सकते हो ग्रुप में। यू गाइस आर मोस्ट वेलकम।